एवरीवन, कैसे आप सभी लोग। तो आज हम इस वीडियो में जो कवर करने वाले हैं वो है क्लास 10th के पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर 1 पावर शेयरिंग। देखिए, इस चैप्टर के अंदर जो स्टार्टिंग की गई है वो है श्रीलंका और बेल्जियम की स्टोरी बता के कि कैसे श्रीलंका में पावर शेयर ना होने की वजह से सिविल वॉर की सिचुएशन क्रिएट होगी और कैसे बेल्जियम में पावर को शेयर किया गया। अब चैप्टर स्टार्ट करने से पहले जानते हैं कि पावर का मतलब है क्या। देखिए, पावर का मतलब क्या है, जब हम किसी भी दूसरे पर्सन के एक्शंस को अपने हिसाब से मोल्ड कर पाए, चेंज कर पाए, इन्फ्लुएंस कर पाए, उसको बोलते हैं हम पावर। और इसी पावर को शेयर भी कर सकते हैं, जैसे अलग अलग कम्युनिटियों के साथ में, अलग अलग ग्रुप्स के साथ में, पॉलिटिकल पार्टियों में, ताकि वो भी डिसीजन मेकिंग के प्रोसेस में अपना कंट्रीब्यूशन दे सके। और ये चैप्टर इसी चीज के बाहर बाहर घूमता है। तो स्टार्टिंग में इन दोनों ही कंट्रियों की कहानियां बताई गई है, स्टोरी है कि कैसे यहाँ पावर शेयर हुई, नहीं हुई, क्या उसके इफेक्ट हुए थे। उसके बाद इस चैप्टर में है कि पावर शेयरिंग डिजायरेबल क्यों है और फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम बेल्जियम से कि बेल्जियम की एथनिक कंपोजिशन कैसी थी। बेल्जियम के अंदर 3 कम्युनिटी है। फर्स्ट फ्रेंच, वो लोग जो फ्रेंच बोलते हैं, दूसरे वो लोग जो डच बोलते हैं और तीसरे वो जो जर्मन बोलते हैं। फ्रेंच 40%, डच 59%, जर्मन 1%। यहाँ पर जो फ्रेंच है, हालांकि वो नंबर में कम है, बट एजुकेशन और इकोनॉमिक डेवलपमेंट का जो बेनिफिट है वो इनको पहले मिल गया था। एजुकेशन और इकोनॉमिक डेवलपमेंट का जो बेनिफिट है वो फ्रेंच के लोगों को पहले मिल गया, बट डच जो है नंबर में ज्यादा है, इसलिए इन दोनों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट हो गया पावर को लेके। और ये कॉन्फ्लिक्ट जो बेल्जियम की कैपिटल है ब्रुसेल, कंपोजिशन है पॉपुलेशन की, वो थी, फ्रेंच जो थे वो 80% थे और जो डच थे ये 20%, यानी कि फ्रेंच पूरी कंट्री में एक्सक्लूडिंग कैपिटल नंबर में कम थे, और जबकि यहाँ नंबर में ज्यादा थे। तो यहाँ हमें कॉन्फ्लिक्ट सबसे ज्यादा देखने को मिला था। अब हम बात करते हैं श्रीलंका की। जो श्रीलंका है, यहाँ 2 कम्युनिटियां हैं। पहली वो जो कि सिन्हाली लैंग्वेज बोलती है, सिन्हाला कम्युनिटी। सेकंड है तमिल। देखिए, सिन्हाला और तमिल 2 हैं। सिन्हाला है 74% नंबर में, ये है 18%। 18% में भी नेटिव तमिल और इंडियन तमिल है। अब इंडियन तमिल कौन से हैं? ये है 5%, ये है 13%। इंडियन तमिल वो ब्रिटिश गवर्नमेंट के टाइम पे प्लांटेशन के लिए श्रीलंका गए थे, तो उनके बच्चे इंडियन तमिल कहलाते हैं। और नेटिव जो श्रीलंका के ही लोग हैं, वही के रहने वाले हैं, वो है नेटिव। ये है 13% नेटिव और 5% है इंडियन तमिल। अब इन कम्युनिटियों के बीच में देखिए किस तरीके से कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट हुआ। जो सिन्हाला है, क्योंकि नंबर में 74% है, तो इनकी डेमोक्रेटिक वे में गवर्नमेंट बन गई। क्योंकि देखिए, डेमोक्रेसी में क्या है, रूल ऑफ मेजोरिटी है कि भाई जो वोट जिसके पास ज्यादा होंगे, जो इलेक्शन जीतेगा वही गवर्नमेंट फॉर्म करेगा। क्योंकि इनके पास में मेजोरिटी है नंबर्स की, तो गवर्नमेंट सिन्हाला कम्युनिटी के लोगों ने बनाई। जैसे ही इनकी गवर्नमेंट बनी, उसके बाद में इन्होंने डिस्क्रिमिनेशन तमिल्स के साथ में करना स्टार्ट कर दिया। किस तरीके से किया गया? जो 1956 है, उस ईयर में इन्होंने एक एक्ट पास किया
इस एक्ट में इन्होंने जो अपनी लैंग्वेज है सिन्हाला, उसको ओनली ऑफिशियल लैंग्वेज डिक्लेयर कर दिया। यानी कि जितने भी ऑफिशियल वर्क होंगे वो सिर्फ सिन्हाला लैंग्वेज में ही होंगे और तमिल लैंग्वेज को ऑफिशियल लैंग्वेज का दर्जा नहीं दिया गया। सेकंड जो इन्होंने किया, जॉब और एडमिशन के टाइम पे, यानी कि गवर्नमेंट जॉब्स के टाइम पे और यूनिवर्सिटी के एडमिशन के टाइम पे भी अपनी ही कम्युनिटी को, सिन्हाला कम्युनिटी को प्रेफरेंस दी। यहां फिर तमिल्स को छोड़ दिया गया। अब देखिए, इनके अगर रीजन की बात करें तो जो सिन्हाला हैं वो है मोस्टली बुद्धिज्म को फॉलो करने वाले, बुद्धिस्ट है, और जो तमिल हैं वो हैं या तो हिंदू या फिर मुस्लिम, और 7% ऐसे लोग हैं जो इन दोनों ही कम्युनिटियों के हैं, यानी कि सिन्हाला कम्युनिटी से भी और तमिल कम्युनिटी से भी, जो कि क्या है, क्रिश्चियंस हैं। तो सिन्हाला ने और क्या किया कि जो बुद्धिज्म है, गवर्नमेंट इस ही रिलीजन को प्रमोट करेगी, तो यहां फिर तमिल्स को क्या कर दिया गया, उनकी डिमांड्स को इग्नोर कर दिया गया। इतना सब होने के बाद में देखिए, जो तमिल्स हैं उन्होंने प्रोटेस्ट स्टार्ट किया, अपनी डिमांड रखनी स्टार्ट की भाई कि तमिल लैंग्वेज को भी एक ऑफिशियल लैंग्वेज का दर्जा दिया जाए, बट ये सभी इनकी डिमांड्स इग्नोर कर दी गई थी। इन्होंने पॉलिटिकल पार्टियां बनाई, प्रोटेस्ट किया, लेकिन वो सभी का कोई बेनिफिट नहीं हुआ। तो धीरे धीरे तमिल्स एलिनेट होना स्टार्ट हो गई, यानी कि गवर्नमेंट से दूर जाने लगे, और इन्होंने ऑर्गेनाइजेशंस बनाने स्टार्ट कर दी थी। ऐसी ही एक ऑर्गेनाइजेशन जिसका नाम था LTTE, लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल इलम। देखिए, इलम का मतलब है स्टेट, यानी कि तमिल्स के लिए स्टेट जो जहां रहते हैं ईस्ट और नॉर्थ पार्ट में श्रीलंका के, वो हमें उनको लिबरेट करना है सिन्हाला से। इन्होंने एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई थी LTT, जो कि हमारे एक्स प्राइम मिनिस्टर उनके एसोसिएशन में इसी ऑर्गेनाइजेशन का हाथ था। क्या हो गया, LTT और गवर्नमेंट के बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट हुआ वो हो गया वॉयलेंट। अब वॉयलेंट कॉन्फ्लिक्ट होने की वजह से ये अल्टीमेटली एक सिविल वॉर में कन्वर्ट हो गया। सिविल वॉर क्या होती है, जब कंट्री के अंदर ही कम्युनिटियां आपस में लड़ रही हो और ऐसी सिचुएशन बन जाए जैसी वॉर के टाइम पे बनती है। तो ये जो दो कंट्रियों के एग्जाम्पल बताए गए हैं, इसमें श्रीलंका ने पावर को शेयर नहीं किया, तो उनकी कंट्री में सिविल वॉर स्टार्ट होगी, जो कि 2009 में जाके एंड हुई थी। अब बात करते हैं कि फिर अगर श्रीलंका ने किया है तो फिर बेल्जियम ने क्या किया होगा। तो देखिए, जो बेल्जियम ने किया है वो श्रीलंका से बिल्कुल ही अलग है। बेल्जियम ने पावर शेयर करने के लिए 3 तरह की गवर्नमेंट बनाई। फर्स्ट सेंट्रल गवर्नमेंट, सेकंड स्टेट, और थर्ड बनाई कम्युनिटी गवर्नमेंट। 3 गवर्नमेंट बनाई गई। सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट में 50-50% या फिर ये कहें कि हाफ मेंबर्स जो होंगे, मिनिस्टर्स जो होंगे, वो दोनों ही कम्युनिटी के होंगे, फ्रेंच और डच के। कोई भी एक कम्युनिटी यूनिलैटरली डिसीजंस नहीं ले सकती है। कौन से? ऐसे डिसीजंस जो दूसरी कम्युनिटियों को इफेक्ट करते हो। अपनी मर्जी से अकेले नहीं ले सकती, उसके लिए सभी कम्युनिटियों की कंसेंट जरूरी होगी। इसके बाद उन्होंने स्टेट गवर्नमेंट जो बनाई,
स्टेट गवर्नमेंट की, सेंट्रल गवर्नमेंट की बहुत सी पावर स्टेट गवर्नमेंट को दे दी गई और स्टेट गवर्नमेंट इंडिपेंडेंट यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट के सबऑर्डिनेट नहीं होंगी। जो इनकी कैपिटल थी ब्रुसेल, उस कैपिटल के अंदर भी सेम चीज अपनाई गई थी कि वहां जो गवर्नमेंट फॉर्म होगी वो गवर्नमेंट क्या होगी, 50-50 या फिर हाफ हाफ मिनिस्टर दोनों ही कम्युनिटियों के वहां भी होंगे। और ये अरेंजमेंट अचीव की गई थी 1970 से लेकर 1993 में 4 बार कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करके। 4 बार कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करने के बाद में ये फाइनली सॉल्यूशन निकला था। इसके बाद जो तीसरी टाइप की गवर्नमेंट बनाई गई थी वो थी कम्युनिटी गवर्नमेंट। अब देखिए कम्युनिटी गवर्नमेंट में क्या है, जो फ्रेंच हैं, डच हैं और जो जर्मन हैं, इन तीनों ही कम्युनिटियों की अलग अलग कम्युनिटी गवर्नमेंट बनेगी, जो इन तीनों कम्युनिटियों की यानी कि अपनी ही कम्युनिटी के डिसीजंस लेगी। किसके रिगार्डिंग, एजुकेशन, कल्चर। ये जो एजुकेशन, कल्चर, इनके रिगार्डिंग जो भी डिसीजन लेने हैं वो सभी के सभी डिसीजंस अपनी कम्युनिटी के लिए अपनी कम्युनिटी गवर्नमेंट लेगी। यानी कि एक गवर्नमेंट बनेगी फ्रेंच कम्युनिटी के लिए, एक बनेगी डच कम्युनिटी की, तीसरी बनेगी जर्मन कम्युनिटी की। इलेक्ट करने वाले भी कम्युनिटी के लोग ही होंगे और यही कम्युनिटी की गवर्नमेंट के मेंबर भी होंगे। और ये डिसीजन कौन से लेंगे, एजुकेशन से रिलेटेड, अपनी कम्युनिटी के कल्चर से रिलेटेड और लैंग्वेज से रिलेटेड। इस तरीके से बेल्जियम ने पावर को शेयर किया था। तो जो आगे के टॉपिक हैं वो हम अगली क्लास में करेंगे। पावर शेयरिंग डिजायरेबल क्यों है और डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग जैसे हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल, सोशल ग्रुप्स में पॉलिटिकल पार्टियां, मूवमेंट और प्रेशर ग्रुप्स। थैंक यू सो मच। हैव ए नाइस डे।